नवीन व्यवस्था पढ़ते हैं, बाजार व्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट व्यवस्था है। उसको आप ये मानिए, आज की जो आर्मी के लिए कैंटीन काम करती है, ठीक उसी प्रकार से ये व्यवस्था काम करती थी। आज की कैंटीन की कुछ मर्यादा है कि वो आर्मी के अलावा किसी के लिए काम नहीं करेगी, लेकिन ये जो व्यवस्था है सामान्य लोगों के लिए भी काम करती थी। ठीक, तो अब इसको पहले आप समझिए, फिर देखेंगे कि क्या है ये। हेडिंग डालिए, बाजार व्यवस्था। ये अलाउद्दीन की है, और कोई ऐसी व्यवस्था लाया भी नहीं है। ठीक, अब देखिए कौन लोग हैं जो इसकी चर्चा करते हैं बाजार व्यवस्था की। पहले हमको ये देखना है, एक व्यक्ति तो फिक्स है, ये तो करेगा ही करेगा, बर्नी। इरफान हबीब साहब है, ये प्रोफेसर थे, इन्होंने इसकी चर्चा की है। शेख नासिरुद्दीन, ये सूफी संत थे, फिरोज शाह तुगलक को इसी ने तख्त पर बिठाया था, इसने चर्चा की है, शेख नासिरुद्दीन ने। ठीक, इसामी चर्चा करता है। ठीक, अमीर खुसरो चर्चा करता है। मैंने अमीर खुसरो का नाम अलग क्यों लिखा? क्योंकि अमीर खुसरो ने यह कहा कि दिल्ली की प्रजा को सुख देने के लिए ये व्यवस्था लाया था। बाकी ये सब लोग क्या कहते हैं कि ये व्यवस्था किसके लिए आई है? सेना के लिए आई है। बर्नी ने कहा था कि अलाउद्दीन ये चाहता था कि राजकोष पर भार नहीं पड़े, राजकोष पर अतिरिक्त भार नहीं पड़े, और सेना की जो आम ज़रूरतें हैं वो सस्ती कीमत में पूरी हो जाए। यानी राजकोष के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिए, और सेना की जो आम ज़रूरतें हैं वो सामान्यतः पूरी हो जाए। ठीक, इरफान हबीब साहब ने कहा था कि ये जो व्यवस्था थी बर अबर सिद्धांत पर लागू थी, अर्थात उत्पादन और लागत के सिद्धांत पर आधारित थी। बराबर जो इनका शब्द है, इसका मतलब ये होता है उत्पादन और लागत के सिद्धांत पर आधारित थी। यानी लगातार उत्पादन होना चाहिए। उत्पादन यदि कम हुआ, मांग ज़्यादा हुई, तो होगा क्या? कीमतें बढ़ जाएगी, और कीमतें बढ़ी तो अमीर वर्ग तो चीज़ों को आसानी से ले लेगा, लेकिन दबेगा कौन? गरीब वर्ग। इसलिए इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे तब पता चलेगा कि ये सिद्धांत कैसे आया है और कैसे काम कर रहा है। अभी हम क्या देख रहे हैं? बाजार व्यवस्था की बात कौन कौन कर रहा है? बर्नी बात करता है, इरफान हबीब बात करते हैं, शेख नासिरुद्दीन बात कर रहे हैं, इसामी बात करता है। ठीक, अमीर खुसरो भी बात करता है, लेकिन अमीर खुसरो ये कहता है कि दिल्ली की जनता को सुख देने के लिए अलाउद्दीन ये व्यवस्था लेकर आया है। बाकी सारे के सारे लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ये कह रहे हैं कि ये व्यवस्था किसके लिए आई है? सेना के लिए आई है। और बेसिकली ये जो आज की कैंटीन है, ठीक वैसी व्यवस्था थी। कैंटीन और इस व्यवस्था में अंतर सिर्फ इतना है कि कैंटीन सिर्फ आर्मी के लिए काम करती है, और ये लगभग वहाँ के इलाके के लोगों के लिए काम करती थी। ठीक, ये तो वो लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं। अब लाने का उद्देश्य क्या है? इसमें यही ध्यान रखना है। इरफान हबीब ये कहते हैं कि राजधानी के मध्य भागों में ये व्यवस्था अधिक प्रभावी थी, क्योंकि सेना तो मध्य भाग में ही रह रही है। राजधानी के मध्य भागों में और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ये व्यवस्था अधिक प्रभावी थी, क्योंकि राजधानी में खर्च ज़्यादा होता था। सेना कहाँ रहती? राजधानी में। अलाउद्दीन की सेना बन चुकी है, ये अखिल भारतीय सेना है, अब अलाउद्दीन के लिए काम कर रही है, और अलाउद्दीन ही ट्रेंड करवा रहा है, ट्रेनिंग ही दिल्ली में हो रही है। यानी सेना कहाँ रह रही है? दिल्ली में रह रही है। वहाँ पर ये व्यवस्था लागू थी, ऐसा इरफान हबीब कहते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में ये व्यवस्था अधिक प्रभावी नहीं थी। मैंने क्या कहा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये व्यवस्था सेना के लिए आई है। दूरस्थ क्षेत्रों में ये व्यवस्था ज़्यादा प्रभावी नहीं थी, अर्थात दूरस्थ क्षेत्रों में तो सेना भी नहीं थी, वो तो विद्रोह होता तब टुकड़ियाँ जाती थी वहाँ पे, सेना तो राजधानी में रहती है। इसलिए ये माना गया कि हबीब साहब भी यही कह रहे हैं दिल्ली के माध्यम से कि ये व्यवस्था किसके लिए आ रही है? सेना के लिए आ रही है।
बरनी और हबीब का ही जनरली प्रश्न आता है और मेन तो बरनी का ही आता है। सैन्य आधार की बात कौन कर रहा है? मुख्यतः बरनी कर रहा है, लेकिन वो बरनी है, वो धर्म को बीच में लाए बिना मानेगा नहीं। वो एक लाइन ऐसी पक्का बोलेगा जिसमें हिंदू थोड़े डाउन दिखाई दे। आगे बरनी लिखता है कि ये सच है कि ये व्यवस्था सेना के लिए आई है, लेकिन कहीं न कहीं अलाउद्दीन हिंदू प्रजा को दुख देना चाहता था, सजा देना चाहता था, दुख देना चाहता था, जबकि ऐसा कोई आधार नहीं है। सेना के लिए आई है, ये बात यूपीएससी ने भी एक बार सवाल दिया था, उसमें सही मानी है कि सेना ही आधार है बाजार व्यवस्था का, और जो कैंटीन व्यवस्था है उसका एक विकल्प कह सकते हैं। इस टाइप की ये व्यवस्था थी। ठीक, तो अभी तक हमने दो चीज़ें देखी है। पहली बात यह है कि बाजार व्यवस्था की बात कौन कर रहा है? बरनी, हबीब, नासिरुद्दीन, ईसा में, अमीर खुसरो। बाजार व्यवस्था क्यों आ रही है? सेना के लिए आ रही है। बरनी क्या कहता है कि अलाउद्दीन राजकोष के ऊपर दबाव नहीं देना चाहता था, राजकोष के ऊपर दबाव नहीं देना चाहता था, और साथ में सेना का खर्च भी पूरा करना चाहता था। इस वजह से ऐसी व्यवस्था लेकर आया है। ये कौन कह रहा है? बरनी कह रहा है। ये स्टेटमेंट बरनी का है, ये भी बरनी का है। और हिंदू प्रजा को सजा देना चाहता था, ये भी स्टेटमेंट किसका है? बरनी का है। ठीक, अमीर खुसरो ये कहता है कि दिल्ली की जनता को सुख देना चाहता था, इस वजह से ये व्यवस्था आई है। हबीब साहब कहते हैं सेना के लिए आई है, ये हम मतलब निकालते हैं इसकी बात का। बाकी ये कहते हैं कि दिल्ली के मध्य भागों में और आसपास के क्षेत्रों में ये व्यवस्था प्रभावी थी, क्योंकि यहाँ पर सेना पर खर्च ज़्यादा होता था। तो अपने आप ही क्या हो गया, ये व्यवस्था किसके लिए आ रही है? सेना के लिए आ रही है। ठीक, और दिल्ली के दूरस्थ क्षेत्रों में ये व्यवस्था अधिक प्रभावी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर व्यय कम होता था। तो व्यय किस पर हो रहा है? सेना पर हो रहा है। तो व्यवस्था किसके लिए आ रही है? सेना पर है। एक इतिहासकार मोरलैंड है, इन्होंने सेना भी माना है और प्रजा का सुख भी माना है, लेकिन ज़्यादा जोर इन्होंने भी किस पर दिया है? सेना पर ही दिया है। मोरलैंड अंग्रेजी इतिहासकार है जिन्होंने सल्तनत और मुगल एम्पायर दोनों के आर्थिक मामलों में बहुत लिखा है। अलग अलग है, अलग अलग है। ठीक है, इरफान हबीब एक प्रोफेसर है और हबीबुल्लाह भी खैर प्रोफेसर ही थे, पर दोनों व्यक्ति अलग अलग है। ठीक है, अब हमको देखना है कि ये बाजार व्यवस्था मेंटेन कैसे होगी और कैसे चलेगी। तो बाजार व्यवस्था के लिए एक विभाग का निर्माण किया गया जिसका नाम था दीवान ए रियासत। क्या नाम है इसका? दीवान ए रियासत। ये एक विभाग है। जैसे आज हम सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि ये आज का वाणिज्य विभाग है। ठीक, इस विभाग में जो हेड होगा उसको हम कहेंगे सद्र ए रियासत, यानी वाणिज्य मंत्री। यानी ये जो सद्र ए रियासत है, आज का कैबिनेट मंत्री कह सकते हैं, केंद्रीय मंत्री कह सकते हैं, इस टाइप का इसका दर्जा था उस समय। ठीक है, तो बाजार व्यवस्था के पूरे काम की देखरेख करना कौन से विभाग का काम है? दीवान ए रियासत। इसका जो हेड होगा उसका क्या नाम है? सद्र ए रियासत। ठीक, ये इस पूरी व्यवस्था को देखेगा। 3 प्रकार के बाजार बनाए गए। एक गल्ला बख्शी जो अनाज का व्यापार के मामले में काम करता था, सहना या मंडी जिसका प्रमुख होता था। गल्ला बख्शी जो है वो सभी प्रकार के अनाज में काम कर रहा है, चाहे वो उड़द हो, दालें हो, अलग अलग प्रकार का काम नहीं है यहाँ पे, सिवाय कपड़े और सूखे मेवे को छोड़कर। ठीक, दूसरा बनाया गया सहना परवरिश, इसका एक नाम और मिलता है, अभी लिखेंगे इसमें। और तीसरा मिलता है दास दासियों व मवेशियों का बाजार। तो आपको क्या ध्यान रखना है? एक बाजार है जो अनाज का बाजार है, एक बाजार है जो कपड़ों का बाजार है, एक बाजार है जो जानवर तथा दासों के व्यापार से संबंधित बाजार है। तीनों बाजार अलग अलग काम कर रहे हैं। जानवर और दासों के व्यापार से संबंधित जो बाजार है वो सीधा राज्य के नियंत्रण में है, वहाँ पर कोई हेड नहीं है। और बाकी सूखे मेवे और कपड़ों का जो बाजार है यहाँ का भी हेड है, और अनाज का जो बाजार है यहाँ का भी हेड है। ये अपन एक डायरेक्ट एक मैप बना के लिखेंगे इसको। फिलहाल आप
यहाँ पे देखिए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था है, सेना पर खर्च ज़्यादा हो रहा है, अलाउद्दीन वेतन भी दे रहा है, वेतन कम दे रहा है, सेना का खर्चा ज़्यादा हो रहा है। खुम्स का जो माल है उसमें अलाउद्दीन ने कटौती कर दी है, 80% हिस्सा राज्य ले रहा है और 20% कौन ले रहा है? अब सेना की ये मांग है कि जो दैनिक जीवन में हमारी ज़रूरतें हैं ये पूरी कैसे होगी, ये पूरी कैसे होगी? तो अलाउद्दीन क्या कर रहा है कि हमारे राज्य में जहाँ सेना रहती है उस क्षेत्र में जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सस्ती मिलेगी। कैसी मिलेगी? सस्ती मिलेगी, सस्ती कीमत पर मिलेगी। और सस्ती कीमत पर कैसे मिलेगी, इसके लिए अलाउद्दीन क्या ला रहा है? बाजार व्यवस्था। इसमें कीमत निर्धारित होगी कि कौन सी चीज़ की क्या कीमत रहेगी, और ये अलाउद्दीन कर रहा है। और अगर इस चीज़ का उल्लंघन हुआ तो सज़ा भी पता है आपको। अलाउद्दीन ने कहा कि अगर कोई दुकानदार निश्चित मात्रा से कम तोलता है या बाट जो होते हैं तोलने वाले उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है तो जितना कम तोला उतना उसके शरीर का मांस काट कर तोला जाएगा। ये व्यवस्था है, ये छोटी मोटी व्यवस्था नहीं है, बहुत खतरनाक व्यवस्था है। तो अभी हमको फिर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये बाजार व्यवस्था है। इसके लिए अलाउद्दीन एक विभाग का निर्माण कर रहा है। विभाग का क्या नाम है? सुनिए, दीवान रियासत। आज का ये कैसा विभाग है? वाणिज्य विभाग है, ठीक। इसका जो हेड होगा कौन है? ये सदर रियासत, यानी एक पद है। आज का कैसा हो सकता है? ये वाणिज्य मंत्री। और स्वयं बाजार व्यवस्था आज में कौन से विकल्प के रूप में देखी जा सकती है? कैंटीन व्यवस्था। इसके बारे में बात कौन कौन कर रहे हैं ये ध्यान रखना है, जिसमें 3 नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे। एक तो बर्नी का, एक हबीब का, एक मोरलैंड का, और चौथा अमीर खुसरो का। ये भी ध्यान रखना है आपको। ये लोग बात कर रहे हैं व्यवस्था क्यों आई है? सेना के लिए। और सपोज करिए कभी ऑप्शन में सेना हो ही ना, तो क्या करोगे? तो फिर अमीर खुसरो का जो तर्क है उसको आप ज़्यादा मान्यता प्रदान करोगे और ये कहोगे कि दिल्ली के लोगों को, पूरी प्रजा को नहीं, दिल्ली के लोगों को राजी करने के लिए ये व्यवस्था आई है। ठीक है, 2-4 लाइनें लिखिए इसमें। जो गल्ला बक्सी है ना, गल्ला बक्सी जो बाजार है उसका जो हेड है वो है सेनाए मंडी। अभी मैं लिखवा रही हूँ उसको, आप एक बार ये लिखिए। वैसे सेनाए मंडी तीनों बाजारों के हेड को भी कहा गया है। और मुख्य हाजी मौला अनाज व्यापार में ही सेनाए मंडी था। लिखिए, बाजार व्यवस्था, बाजार व्यवस्था, बाजार व्यवस्था, ठीक। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन सेना के लिए, सेना के लिए, सेना के लिए यह व्यवस्था, यह व्यवस्था लेकर आया था। अलाउद्दीन सेना के लिए यह व्यवस्था लेकर आया था, लेकर आया था, ठीक। आगे लिखिए। अलाउद्दीन ने, अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था, अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था के लिए, बाजार व्यवस्था के लिए, बाजार व्यवस्था के लिए दीवान ए रियासत, वो नाम लिखा हुआ ऊपर देखना, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, ए रियासत विभाग का, दीवान ए रियासत विभाग का गठन किया, गठन किया, जिसका प्रमुख, जिसका प्रमुख, वो भी नाम लिखा हुआ नीचे, सद्र ए रियासत, जिसका प्रमुख सद्र ए रियासत, सद्र ए रियासत होगा। वो उधर कॉर्नर पे लिखा हुआ है, जिसका प्रमुख, जिसका हेड सद्र ए रियासत होगा, सद्र ए रियासत होगा, ठीक। इसी में आगे लिखिए, बाजार व्यवस्था, बाजार व्यवस्था, बाजार व्यवस्था की पूरी देखरेख, की
पूरी देख रेख करना, पूरी देख रेख करना, पूरी देख रेख करना इसी विभाग का काम था, इसी विभाग का काम था। ठीक, अब आपको ये मेन बात हो गई है, अब अलग अलग तरीके से लिखना है। ठीक, चर्चा कौन करता है, ये एक प्रश्न है। चर्चा कौन करता है, तो कौन कर रहा है? बर्नी कर रहा है, इरफान हबीब कर रहे हैं और मोरलैंड। एक बार यही लिखिए, ये तो याद ही रखने हैं आपको। ठीक, और अमीर खुसरो। ठीक, तो आप पहले लिखिए बर्नी, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे लिखना है आपको। पहले लिखिए बर्नी, बर्नी, एरो करके लिखिए अलाउद्दीन, बर्नी, सामने एरो करके लिखिए। मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे लिखना है आपको। एरो करके लिखिए अलाउद्दीन, अलाउद्दीन राजकोष पर, अलाउद्दीन राजकोष पर, राजकोष पर अधिक दबाव, राजकोष पर अधिक दबाव, अधिक दबाव दिए बिना, दिए बिना सैनिकों की, सैनिकों की आम जरूरतों को, आम जरूरतों को पूरा करना, पूरा करना चाहता था, पूरा करना चाहता था। ठीक, इसी में ही आप एक स्टेटमेंट और लिखिए, इसी में ही आप एक स्टेटमेंट और लिखिए अलाउद्दीन, अलाउद्दीन हिंदू व्यापारियों को, हिंदू व्यापारियों को, हिंदू व्यापारियों को, हिंदू व्यापारियों को सजा देना चाहता था। अलाउद्दीन हिंदू व्यापारियों को सजा देना चाहता था, सजा देना चाहता था। ठीक, बस। अब इरफान हबीब, नाम लिखिए इरफान हबीब, ये पूरा नाम है इरफान हबीब। इन्होंने 2 मत दिए हैं। इरफान हबीब, इरफान हबीब क्या कहते हैं कि ये व्यवस्था दिल्ली के मध्य भागों और आसपास के क्षेत्रों में, मध्य भागों में तो सबसे ज़्यादा प्रभावी है और आसपास के क्षेत्रों में भी प्रभावी है। ये कौन कह रहे हैं? इरफान हबीब साहब कह रहे हैं। और यहाँ ये व्यवस्था क्यों प्रभावी है? क्योंकि यहाँ पर सेना पर खर्च ज़्यादा होता है। किस पर? सेना पर खर्च ज़्यादा होता है। दूसरा इनका मत है कि ये व्यवस्था दूरस्थ क्षेत्रों में कम प्रभावी थी, यानी जो दिल्ली के अलावा जो क्षेत्र है वहाँ पर ये व्यवस्था कम प्रभावी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेना पर खर्च कम हो रहा है। यानी कुल मिलाकर इरफान हबीब का कहना भी यही है कि ये व्यवस्था किसके लिए आ रही है? सेना के लिए आ रही है। तो इरफान हबीब में आप 2 मत लिखिए। इरफान हबीब, इरफान हबीब ये व्यवस्था, ये व्यवस्था, ये व्यवस्था दिल्ली, दिल्ली के मध्य भागों, मध्य भागों, मध्य भागों प्लस दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में, दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक प्रभावी थी। सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक प्रभावी थी, अधिक प्रभावी थी क्योंकि वहाँ पर सैनिक व्यय, क्योंकि वहाँ पर सैनिक व्यय ज़्यादा होता था, क्योंकि वहाँ पर सैनिक व्यय ज़्यादा होता था, सैनिक व्यय ज़्यादा होता था, सैनिक व्यय ज़्यादा होता था। दूसरा लिखिए इसी में, दूसरा तर्क दूरस्थ क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में यानी दिल्ली के बाहर के क्षेत्रों में,
दूरस्थ क्षेत्रों में ये व्यवस्था कम प्रभावी थी। दूरस्थ क्षेत्रों में ये व्यवस्था कम प्रभावी थी क्योंकि वहाँ पर सैनिक खर्च कम होता था। ठीक है, अमीर खुसरो का लिखिए, एक ही स्टेटमेंट देता है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो के अनुसार, दिल्ली की जनता को सुख देने के लिए, ये व्यवस्था आई। क्यों आ रही व्यवस्था? दिल्ली की जनता है, उनको सुख देना है। बर्नी क्या कहता है, किसको दुख देना है? हिंदू प्रजा को दुख देना है। ठीक है, अमीर खुसरो हिंद के तोते के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए, सिर्फ दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ये व्यवस्था थी। इस मत का समर्थन कौन कौन कर रहा है? बर्नी स्वयं करता है। एक तो ये ध्यान रखना है, बर्नी भी यही कहता है कि दिल्ली के आसपास थी। एक इरफान हबीब साहब यही बात कर रहे हैं और मोरलैंड भी यही बात कर रहे हैं। बाजार व्यवस्था दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में थी, ये बात कौन कर रहे हैं? एक तो बर्नी कह रहा है, एक हबीब कह रहे हैं, एक मोरलैंड कह रहा है। संपूर्ण सल्तनत में ये व्यवस्था थी, ये बात एक ही इतिहासकार कहता है, फरिश्ता है। ये फरिश्ता कहता है कि अलाउद्दीन का साम्राज्य जहाँ जहाँ तक था वहाँ हर जगह ये व्यवस्था थी। कौन कह रहा है? फरिश्ता कह रहा है, यानी पूरे साम्राज्य में बाजार व्यवस्था थी। ये मत एक ही व्यक्ति दे रहा है, ये कौन है? फरिश्ता है। और दिल्ली के आसपास में थी, ये 3 लोग हैं, ये ध्यान रखना है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, संपूर्ण क्षेत्र, नीचे लिख लीजिए फरिश्ता। संपूर्ण क्षेत्र, अच्छा पूरी लिखवा दूं ताकि रिवीजन में थोड़ी आसानी रहे। संपूर्ण क्षेत्र में ये व्यवस्था थी, संपूर्ण क्षेत्र में ये व्यवस्था थी, फरिश्ता के अनुसार, ठीक। अगली लाइन में लिखिए, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ये व्यवस्था थी, ये बात बर्नी, नाम लिखा जियाउद्दीन बर्नी, सिर्फ बर्नी लिखिए आप, बर्नी, हबीब, इरफान हबीब की बात हो रही है, हबीब और मोरलैंड ने की, ठीक है। ठीक है, 2 नाम और लिख लीजिए। एक तो ये शेख नासिरुद्दीन, ये तो आप सीधे सीधे नाम में लिख लो, शेख नासिरुद्दीन और इसामी।
हाँ, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। इसको तो सिर्फ आप दो नाम ही लिख लो। वैसे इसामी की जो किताब है वो चरखे के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। पहली बार चरखे का उल्लेख इसामी ने किया था। तो आप लिखिए पहले शेख नासिरुद्दीन, शेख नासिरुद्दीन। वह इसामी भी, वह इसामी भी, वह इसामी भी, इसामी भी बाजार व्यवस्था की, वह इसामी भी बाजार व्यवस्था की, बाजार व्यवस्था की चर्चा करते हैं, बाजार व्यवस्था की चर्चा करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक, अब चर्चा तो हो गई, अब क्या करना है? बाजार बनाना है। कितने प्रकार? हाँ, कौन? मोरलैंड? पर सेना वाला ज़्यादा प्रबल है। ऐसे तो बहुत सारे तर्क आते हैं, अपन एक सेना का लिख लेते तब भी ठीक ही है। वह एक्चुअल में क्या है कि आज तक बाजार व्यवस्था से रिलेटेड जो भी प्रश्न आया ना, उसने मुख्य रूप से जो जोर दिया वो सेना पर दिया है। और आगे जब अपन इसकी डिटेल में बात करेंगे तब हमको पता चलेगा कि ये हकीकत में आई सेना के लिए ही है। क्योंकि व्यापारियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप जो भी वस्तु आएगी पहले वो वस्तु शाही परिवार के लोगों को मिलेगी, ये तो ठीक बात है, मिलेगी, अमीरों को मिलेगी। अमीर का मतलब पैसे वाले नहीं है यहाँ पे, अमीर का मतलब है कि दरबार में उच्च रैंक है अधिकारियों की, वो वाले अमीर लोग हैं, उनको मिलेगी, प्लस सेना को मिलेगी। उसके बाद अगर बचती है तो आप दूसरों को दीजिए। तो यानी सेना को यहाँ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका आधार क्या है? सैन्य व्यवस्था है। भाई राजा के बराबर तवज्जो दी जा रही है, शाही परिवार के बराबर तवज्जो दी जा रही है, इसका मतलब इसका आधार क्या हो सकता है? सैन्य व्यवस्था है। और बर्नी भी सैन्य व्यवस्था की बात करता है, मोरलैंड ने भी यही बात की, इरफान हबीब ने जो इनडायरेक्ट रूप से बात की उसका मतलब भी यही है कि जहाँ पर सेना पर खर्च हो रहा है वहाँ पर ये व्यवस्था प्रभावी है, अर्थात इसका आधार क्या होगा? सैन्य व्यवस्था होगी। ठीक है, कितने प्रकार के बाजार बनाए गए उसकी बात करनी है। 3 प्रकार के बाजार है। ठीक, जिसमें एक बाजार है गल्ला बक्सी, बाजार का नाम क्या है? गल्ला बक्सी। दूसरा है सराय ए अदल, बाजार का नाम क्या है? सराय ए अदल। तीसरा है दास दासी घोड़े मवेशियों का बाजार। तो पहली बात तो ये कि बाजार व्यवस्था में कितने प्रकार के बाजारों का प्रयोग हो रहा है? 3 प्रकार के। ठीक, ये जो गल्ला बख्शी है ये किससे संबंधित बाजार है? अनाज से संबंधित, गेहूं, बाजरा, उड़द वगैरह, और सबकी कीमत तय है। 1 मन गेहूं खरीदना है तो 7.5 जितल में मिलेगा आपको। चावल खरीदना है, चना खरीदना है तो 5 जितल में मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? उड़द खरीदना है तो 4 जितल में मिल रहा है। यानी अनाज से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो दालें क्यों ना हो, चावल ही क्यों ना हो, कुछ भी, गेहूं, बाजरा, मक्का वगैरह जो भी, वो सब किस में आएगा? गल्ला बक्सी में आएगा। कौन से बाजार में आ रहा है? गल्ला बक्सी में। अब ये जो सराय अदल है इसमें क्या है? एक तो कपड़ों का बाजार है। ये कपड़ों में भी क्या है? किरपास, किरपास यानी सूती वस्त्र। खुजे दिल्ली यानी दिल्ली का प्रसिद्ध रेशमी वस्त्र यहाँ प्रमुख रूप से इन बाजारों में लाया जाता है। प्लस जो जल्दी से खराब नहीं हो, मेवे, सूखे मेवे, बादाम, अखरोट, अंजीर, इसके अलावा चाय, शक्कर, चाय तो नहीं कह सकते, चाय तो आई भी नहीं इस समय तक, शक्कर, घी, गुड़, ये सारी चीज़ें किस में आएगी? सराय अदल में आएगी। दास दासियों का बाजार है। अगर आपको घोड़े खरीदने तब भी इसी बाजार में जाओगे, दास दासियां खरीदनी तब भी इसी बाजार में जाओगे, मवेशियां यानी भैंसें खरीदनी है, गाय खरीदनी है, बकरियां खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, कौन से बाजार में जाना है? 3rd नंबर में। और इसका कोई हेड नहीं है, ये सीधा राज्य के नियंत्रण में है, सीधा राज्य के नियंत्रण में है। इसका एक हेड है जिसको अपन कहते हैं शहनाए मंडी, शहनाए मंडी। वैसे शहनाए मंडी अनाज का जो व्यापार है उसका हेड है, लेकिन बहुत सारे मामलों में इस व्यक्ति को
तीनों बाजारों का हेड भी बना दिया जाता। आगे बात करेंगे कहाँ बनाया जाता है इसको, लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखना है कि जो गल्ला बक्सी है ये कौन से व्यापार से संबंधित है? अनाज के व्यापार से। ये सॉरी अनाज लिखती हूँ, वैसे समझ जाते हो इतना तो। अनाज से संबंधित है ये। शराय अदल, अगर चीनी खरीदनी तो कहाँ जाएंगे? गुड़ खरीदना है तो, शराब खरीदनी है तो, खरीदनी नहीं है शराब खरीदनी नहीं है, उसका तो काम ही खत्म है। ठीक है, ये जो किरपास है इसका क्या मतलब है? ये सूती वस्त्र है। ठीक है, अब देखिए इसका जो हेड है ये परनविस है। ये पद का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं, ये ध्यान रखना है। परनविस है और ये राज्य के नियंत्रण में है। फिर से सुन लीजिए, बाजार व्यवस्था में अभी तक हमने ये देखा कि बाजार व्यवस्था की चर्चा कौन कौन कर रहे हैं। उन इतिहासकारों की बात की हमने। बाजार व्यवस्था का उद्देश्य क्या है और कौन सा इतिहासकार क्या मत देता है इस व्यवस्था के बारे में, हमने उसकी बात की। और इन सारे मतों से हमने निष्कर्ष निकाला कि ये व्यवस्था सेना के लिए आई है। किसके लिए आई है? सेना के लिए आई है। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि कितने प्रकार के बाजार है इसमें। तब हमारे सामने एक बात आती है कि बाजार कितने हैं? 3 हैं। गल्ला बक्सी है, गल्ला बक्सी बाजार का संबंध किससे है? अनाज से है। सराय अदल है, इसका संबंध किससे? 2 चीज़ों से, एक तो कपड़े हैं प्लस सूखे मेवे और जो भी चीज़ें जो आसानी से खराब ना हो, उन चीज़ों का बाजार है सराय अदल। और तीसरा बाजार क्या है? दास दासियाँ व घोड़े मवेशियाँ, जिसका भी जानवरों का, ये सारा का सारा व्यापार है। इसका एक व्यक्ति है हेड, सहनाए मंडी। बहुत सारे सहना नियुक्त किए जाते हैं, छोटे छोटे अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जिनको सहना कहते हैं। उन सारे सहनाओं का जो हेड है वो क्या कहलाएगा? सहनाए मंडी कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? छोटे छोटे बहुत सारे अधिकारी है, वो किसके कंट्रोल में? इसके कंट्रोल में है। और ये स्वयं किसके कंट्रोल में? सुल्तान के कंट्रोल में है। ये कड़ी है, नौकरशाही की एक कड़ी है। जैसे आज की नौकरशाही भी तो ऐसे ही काम करती है ना, पटवारी से स्टार्ट होती है, कलेक्टर तक जाती है। तो सहना मंडी इसका हेड है, इसका परनविस हेड है, ये राज्य के नियंत्रण में है। ठीक, ये करेगा क्या? ये क्या करेगा? जो बाजार व्यवस्था है उसको नियंत्रित करेगा, उसकी देखरेख करेगा, और बाजार व्यवस्था में क्या चीज़ें हो रही है वो सारी सूचना किसको देगा? सुल्तान को देगा। पहली बात, वस्तुओं की कीमत निर्धारित करेगा ये, लेकिन ये सारी की सारी कीमत किसकी इच्छा से निर्धारित हो रही है? सुल्तान की इच्छा से। किसकी इच्छा से? सुल्तान की। सुल्तान जो कहेगा वही काम शहनाए मंडी को करना है। देखिए, हमने पहली लाइन पढ़ी थी अलाउद्दीन के बारे में कि वो ये कहता है कि उस राज्य का पतन हो रहा है जिस राज्य का सुल्तान स्वयं प्रशासनिक कार्यों की अवहेलना कर रहा है। यानी हर प्रशासन के मामले में ये बीच में आएगा। अगर आपको किसी वस्तु की कीमत तय करनी है तब भी सुल्तान से पूछना है। अगर गेहूं 7.5 जितल में बेचना है तो ये तय कौन कर रहा है? सुल्तान तय कर रहा है। चावल 5 में बेचना है, उड़द 4 में बेचना है, तो तय करने का काम किसका है? सुल्तान का है। और लोगों को कौन बता रहा है? शहनाए मंडी बता रहा है। चीज समझ में आ रही है? अब देखिए, कीमत निर्धारित हो रही है, ठीक बात है। किस्म के आधार पर कीमत निर्धारित हो रही है। गेहूं कितना अच्छा है, अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो कीमत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसकी किस्म खराब है तो 7.5 से नीचे आ सकता है। यानी कीमत का निर्धारण किस आधार पर हो रहा है? किस्म के आधार पर हो रहा है। ये व्यवस्था बाद में शेरशाह सूरी भी लाएगा, जिसको अपन सिर्फ नाम चेंज कर देते हैं और कहते हैं रई व्यवस्था है। ये नाम ही तो चेंज हो रहा है। वहाँ पर क्या हो रहा है? किस्म के आधार पर कीमत निर्धारित हो रही है। यहाँ पर भी तो यही हो रहा है बाजार व्यवस्था में, और आज भी यही हो रहा है। आपको कोई घटिया किस्म का गेहूं देगा तो आप 4,000 रुपये क्विंटल लोगे क्या? नहीं लोगे ना। अच्छा मिलेगा तो भाव क्या है गेहूं के? अच्छा, हाँ, हो गया, आ जाइए वापस।
अभी खरीदने थोड़ी जाना है। हाँ, अभी आपके माइंड में वापस ले आओ इसको। 1 सेकंड का ब्रेक मिलना चाहिए। 1 सेकंड में मानव में इतनी क्षमता है कि 1 सेकंड के ब्रेक से वापस आ सकता है वो, है ना। हम मानव ही हैं, है ना। हाँ, तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है, किस्म के आधार पर कीमत का निर्धारण हो रहा है। और ये निर्धारण कौन कर रहा है, शहनाए मंडी कर रहा है। लेकिन किसकी परमिशन से हो रहा है ये, सुल्तान की परमिशन से। और क्या कर रहा है ये, देखिए, मान लीजिए ये बाजार है, इस बाजार में ये बहुत सारी दुकानें हैं। मन में शंका मत रखिए, ध्यान से सुने, यही सही है, ठीक है ना। मुझे पता बहुत सारे लोगों के मन में रहता है ना। XYZ जो भी दुकानें हैं ये, ठीक है। अब X दुकान किस व्यक्ति को मिलेगी, Y दुकान किस व्यक्ति को मिलेगी, ये तय भी शहनाए मंडी करेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है, जैसे राष्ट्रपति काम करता है ना, कि राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति CAG की नियुक्ति करेगा, पढ़ते हैं ना अपन, राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये लोग पद पर बने रहेंगे। लेकिन वो प्रसाद पर्यंत किसका होता है, मंत्री परिषद का, प्रधानमंत्री का नहीं होता है। ध्यान रखना है, ये मंत्री परिषद का होता है, प्रधानमंत्री का थोड़ी होता है। हाँ, सिफारिश कभी भी प्रधानमंत्री की नहीं होती है, मंत्री परिषद की सिफारिश होती है। प्रधानमंत्री कभी मंत्री परिषद नहीं हो सकता है। मंत्री परिषद होती है, जो 15% लोगों का समूह होता है। यानी यहाँ पे जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का हेड है, वो सब कुछ कौन है, सुल्तान है, निरंकुश राजा है ये। यानी इस मामले में किसी से पूछना है तो सुल्तान से पूछा जाएगा, और सुल्तान की परमिशन के बाद कौन से व्यक्ति को कौन सी दुकान मिलेगी, ये तय करना किसका काम है, शहनाए मंडी का। मैं आपको शहनाए मंडी के काम बता रही हूँ। वो क्या काम करता है, दुकानें अलॉट करता है, किसको कौन कौन सी दुकान मिलेगी ये वो तय करेगा, सुल्तान की इच्छा से होगा। सारा का सारा काम सुल्तान की इच्छा से होगा, ये एक लाइन पहले ही ध्यान रखना है। एक रजिस्टर बनाएगा, मैंने कहा बही खाता आ गया है, कपड़ों का काम खत्म हुआ, तो एक रजिस्टर बना रहा है और उसमें व्यापारियों का पंजीकरण करता है कि कौन सा व्यापारी है, कहाँ पर दुकान खोलेगा, कितना भंडारण रखेगा, और तो और न्यूनतम कितना बेचेगा और अधिकतम कितना बेचेगा, ये भी तय हो रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि कोई व्यापारी पहले तो आता, पंजीकरण करवाता है, मार्केट में दुकान खोलता है और फिर देखता है कि बाजार व्यवस्था में मुझे घाटा हो रहा है और वो दुकान बंद करके भाग जाए। ऐसा भी नहीं चलेगा, है ना, ऐसा नहीं चलेगा। न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित है, कम से कम इतना तो बेचना ही पड़ेगा और इससे ज़्यादा नहीं बेचोगे, ये भी तय होता था। और ये तय कौन कर रहा है, शहनाए मंडी कर रहा है, सुल्तान की परमिशन से कर रहा है। ठीक, जितने भी किसान हैं, किसानों के ऊपर भी लिमिट लगा दी है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा धान का संग्रहण घर में नहीं करोगे। अगर आपकी ज़रूरत 3 क्विंटल की है तो 3 क्विंटल ही रखोगे, 5 क्विंटल घर में नहीं रखोगे। वो धान आपको बेचना ही बेचना है। और खरीदार कौन है, सामान्य व्यापारी नहीं है, खरीदार बंजारे हैं, और ये बंजारे भी पंजीकृत है। किसान से माल लेने वाले कौन होंगे, बंजारे, और ये भी सामान्य बंजारे नहीं है, जिनका पंजीकरण हो चुका वो बंजारे हैं ये, और ये ले जाकर व्यापारी को देंगे, और लेने वाले व्यापारी कौन है, वो भी पंजीकृत है। बात समझ में आ रही है। किसान के ऊपर लिमिट है कि इससे ज़्यादा धान आपके पास में नहीं रखोगे। बात समझ में आ रही है, यानी ज़्यादा संग्रहण वो नहीं करेगा। किसान किसी और को नहीं बेचेगा, बेचना बंजारे को ही है, और बंजारा भी सामान्य बंजारा नहीं है, बंजारा वही यहाँ आएगा जो पंजीकृत है, जिसका रजिस्टर में नाम है, और बंजारा लाकर व्यापारी को बेचेगा, और वो भी सामान्य व्यापारी नहीं है, वो भी पंजीकृत है। यानी सबका पंजीकरण हो रखा है, यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन है, शहनाए मंडी के पास में है। ठीक, अब आ गया व्यापारी के पास में। अब व्यापारी अगर ये चाहे कि मैं इसमें मुनाफा कमा लूँ, तो एक्ट पारित हो रखे, 8 एक्ट है इसमें। गल्ला बख्शी में 8 एक्ट पारित हुए, शराई अदल में 5 एक्ट पारित हुए, बहुत सारी बाध्यताएं लगा दी गई है ऊपर। ये तो राज्य के नियंत्रण में, इस पर एक भी एक्ट नहीं है, क्योंकि राज्य पे तो राजा पे क्या नियंत्रण होगा। यहाँ पर एक्ट लगे हुए हैं। मुनाफाखोरी को निषेध किया गया है,
और अगर कोई बिना फालतू का मुनाफा लेता पाया गया तो सूखे कुएं में। व्यवस्था क्या है? अलाउद्दीन के नियम आधे अधूरे लागू नहीं होते, पूरे लागू होते हैं। कम तोला तो जितना कम तोला उतना आपके शरीर का मांस काटा जाएगा, उसके बराबर तोला जाएगा। आइंदा ध्यान रखोगे। दुकान बंद भी नहीं कर सकते, पंजीकरण हो गया है तो न्यूनतम आपको बेचना ही पड़ेगा। और किसी की दुकान में ज़्यादा लोग आने लग गए तो अधिकतम भी मात्रा निर्धारित है, इससे ज़्यादा नहीं बेच पाओगे, ठीक है ना। किसान से माल लेने वाला बंजारा ये पंजीकृत है, जो व्यापारी ले रहा है ये पंजीकृत है, इसकी दुकान पंजीकृत है और इसके ऊपर लिमिटेशन है कि आप इतना बेचोगे और इससे ज़्यादा नहीं बेचोगे। ठीक, किसान से व्यापारी तक सामान जो पहुंचेगा, जो परिवहन के साधन होंगे, उन पर भी राज्य का नियंत्रण होगा। आप सरकारी जो भी बैलगाड़ियाँ, घोड़े गाड़ियाँ, उन्हीं का ही प्रयोग करोगे, यानी काम राज्य के हित में होना चाहिए, ठीक है। अब जो वस्तुएं आ गई है दुकान में, बेचनी है, तो वस्तुएं पहले कौन खरीदेगा? शाही परिवार के लोग, अमीर वर्ग और सेना। बचा कुचा माल कोई और खरीदना चाहे तो खरीदो। इसके अलावा और क्या व्यवस्था थी कि दोआब का जितना भी क्षेत्र है, पहली बात वो कर कितना देगा? 50%। और ये 50% किस रूप में देगा? अनाज के रूप में। अब अनाज का क्या करेंगे? अनाज आधा तो आ जाएगा यहाँ पे मार्केट में। मार्केट में सप्लाई होनी जरूरी है। मैंने अभी क्या कहा था आपको कि बहुत सारे इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि ये सिद्धांत बराबर सिद्धांत पर है, उत्पादन और लागत के सिद्धांत पर है। यानी अगर उत्पादन कम है और मांग ज़्यादा है तो क्या होगा? कीमत बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ी तो सेना कहेगी कि हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, वेतन बढ़ाइए। और सेना कितनी? 4,75,000 की सेना, छोटी मोटी सेना थोड़ी है। इसलिए इसने कहा कि उत्पादन पूरा होना चाहिए, यानी मार्केट में सप्लाई बराबर होनी चाहिए। और सप्लाई के लिए ये व्यवस्था ला रहा है। दोआब का जितना भी 50% कर आएगा वो अनाज के रूप में आएगा। तो पहले तो क्या करिए? मार्केट में सप्लाई करिए, जो पंजीकृत व्यापारी उनको दीजिए ताकि सप्लाई बराबर रहेगी। हाँ, यहाँ पे सप्लाई बराबर रहेगी तो मांग की पूर्ति हो जाएगी बराबर, तो यहाँ महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो ये व्यवस्था नियंत्रित हो रही है यहाँ से। और जो बचेगा मार्केट में जाने के बाद भी बच जाएगा, उसका केंद्र में संग्रहण होगा। केंद्र क्या करेगा? राशनिंग पद्धति लाएगा। अकाल पड़ेगा तो केंद्र क्या करेगा? गरीब परिवारों को प्रतिदिन आधा मन धान देगा। केंद्र के बड़े बड़े गोदाम हैं, उनको भर दिया जाता था इस कर के माध्यम से। ये अलाउद्दीन के सिस्टम है, बातों के तो है नहीं। अगर कोई नियम बन गया तो पूरा काम करेगा। अगर इसने कहा है कि 50% कर आना चाहिए, अनाज के रूप में आना चाहिए, पहले मार्केट की सप्लाई कर दो, मार्केट को पूरा कर दो, वहाँ से बचता है कि सारा का सारा केंद्र में आएगा। ये तो दोआब वाला जा रहा है। खालसा भूमि कितनी है? खालसा भूमि में कितना अनाज होता है? सारा का सारा केंद्र में जा रहा है। यहाँ से जो बचता वो केंद्र में जा रहा है। व्यापारी न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित है, वहाँ पर जो बचता है वो केंद्र में जा रहा है। यानी केंद्र के बड़े बड़े गोदाम भर दिए गए हैं। और ये क्यों भरे जा रहे हैं? कि जब भी अकाल की स्थिति आएगी तो गरीब परिवारों को तो आधा मन दिया जाएगा फ्री में, और बाकी जो अमीर वर्ग के लोग हैं, उच्च परिवार के लोग हैं, पैसा दो और ले जाओ गोदाम से, कोई दिक्कत नहीं है। गोदाम में इतना धान रख दिया गया था कि इब्न बतूता आया था MBT के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। वो कहता था कि अलाउद्दीन के गोदामों के चावल आज भी प्रयोग में लिए जाते हैं। क्या कह रहा है? अलाउद्दीन के गोदाम में इतने चावल भरे गए थे कि वो आया तब कह रहा है कि आज भी काम में लिए जा रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इब्न बतूता भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं आया था। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या काल है? 1325 से स्टार्ट हो जाता है, 51 में तो समाप्ति हो जाता है। लेकिन फिर भी इतने गोदाम भर दिए गए थे उस समय। तो इस व्यवस्था का सिस्टम आपको समझ में आ रहा है? उत्पादन और लागत के सिद्धांत पर काम करता है। मार्केट में बराबर आपूर्ति होनी चाहिए ताकि जितने भी लोग हैं उनकी मांग पूरी हो जाए।
मांग पूरी हो, जितना उत्पादन है उतनी मांग है तो बराबर मामला है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ना तो मुद्रास्फीति है और ना ही अविस्फीति है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मामला गड़बड़ हो जाता है ना तो सीधा का सीधा भार किसके ऊपर आता है? सामान्य जनता के ऊपर, सेना के ऊपर आ रहा है। और सेना के ऊपर आते ही सेना अगर विद्रोह कर दे तो सुल्तान क्या करेगा? यानी ये व्यवस्था किसके लिए आ रही है? ये व्यवस्था सेना के लिए ही आ रही है। अमीर वर्ग अगर किसी चीज़ को नहीं ले पाएंगे, खरीद नहीं सकेंगे तो सुल्तान को क्या दिक्कत है? सामान्य प्रजा भी ऐसा नहीं कर पाएगी तब भी सुल्तान को दिक्कत नहीं है। दिक्कत है सेना से। सेना सरकार के लिए काम करती है और सेना को वेतन देना सरकार का काम है, और सेना की ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो सेना विद्रोह करेगी, इसलिए लाना जरूरी था। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये एक रूप है कैंटीन जैसा। बहुत बड़ी ये व्यवस्था, लंबा टाइम लगेगा अपने को पढ़ने के लिए। फिलहाल के लिए फिर देखिए, आप जो सिविल एग्ज़ाम देते हो आरएस का, आईएएस का, ये व्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो पढ़नी पड़ेगी आपको। इसके तीनों रूप और इसका पूरा ढांचा पढ़ना पड़ेगा आपको। आप किसी किताब को उठाओगे, 2 लाइनें आप पढ़ोगे, फिर कहीं मैच करोगे तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे आपकी ये क्या है, हमने वहाँ तो ये नाम पढ़ा, यहाँ ये नाम पढ़ा, कन्फ्यूजन होता है ना। ये सेना मंडी कौन है, तो ये सेना कौन है, तो गल्ला बख्शी कौन है, नाम भी तो एक ही जैसे है ना। तो इसलिए हमको पूरा इसका स्ट्रक्चर देखना, पूरा ढांचा देखना है। तो अभी एक बार फिर देखिए और फिर अपन लिखते हैं इसको, और ऐसे ही लिखना है। बाजार के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। तो ये कौन कौन से रूप हैं? गल्ला बख्शी। और गल्ला बख्शी कैसा बाजार है? अनाज का व्यापार है। व्यापार के दो, बाजार के दो, अनाज का बाजार। दूसरा कौन सा है? सराय ए अदल। और तीसरा कौन है? दास दासी, मवेशी, घोड़े, सब कुछ। हाँ, हाथी भी, हाथी, घोड़े, गधे, सब है ना, मानव, सब इसमें आ रहे हैं। ठीक है, अभी आपको जवाब देना है, ये हाथी घोड़े नहीं करना है। अभी सिर्फ मैंने जो समझाया है आप उसका जवाब दो, ताकि मेरे को पता चले कि मैंने जो समझाया वो आपके समझ में आया, तब लिखवाऊँ आपसे। ठीक है ना। मैंने कहा बाजार के कितने रूप है? 3 रूप है। तो पहला रूप कौन सा है? गल्ला बख्शी का। दूसरा कौन सा है? सराय अदल का। और तीसरा कौन सा है? दास दासी और घोड़ों का। लिख लेना, बाद में रुक जाओ एक बार। ये गल्ला बख्शी का बाजार है, ये किससे संबंधित है? अनाज से संबंधित है। किससे? अनाज से संबंधित है। ठीक। सराय अदल ये एक तो है कपड़ों से और दूसरा है सूखे मेवे से। सूखे मेवे का मतलब है कि बाकी भी बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल की जा सकती है, चीनी, गुड़ वगैरह जो भी है। ठीक है, लेकिन चावल मत कर देना। चावल किधर जाएगा? यहाँ पे अनाज में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो दास दासी, घोड़े वगैरह है। ठीक, यहाँ का जो हेड होगा वो कौन है? शहनाए मंडी। मैंने क्या कहा कि ये जो शहना है ये छोटा पद होता है, बहुत सारे शहना नियुक्त कर दिए जाते हैं, उन सारे शहनाओं का एक व्यक्ति हेड होता है, वो कौन है? शहनाए मंडी। ठीक, कृषि मंत्री। और यहाँ पर परनविस, और ये सीधा राज्य के नियंत्रण में है। दिल्ली के पास हरा बाग है जिसे कुश के बाग कहते हैं, न्याय का घर कहते हैं, वहाँ पर ये मार्केट लगता है। ठीक, ये समझ में आ रहा है? एक बार अब इसको लिखो आप। गल्ला बख्शी, गल्ला बख्शी, गल्ला बख्शी, अनाज का बाजार, गल्ला बख्शी, अनाज का बाजार, अनाज का बाजार, अनाज का बाजार। इसका जो हेड है वो है शहनाए मंडी। शहनाए मंडी, शहना ए मंडी,
दूसरा बाजार है सराय ए अदल, सराय ए अदल। कपड़े और सूखे मेवे, कपड़े और सूखे मेवे से संबंधित है ये, सूखे मेवे से संबंधित है ये, सूखे मेवे से संबंधित है ये, ठीक। तीसरा है दास दासियां घोड़े से संबंधित बाजार, मैं समझा दूंगी ना, दास दासियां और घोड़े से संबंधित बाजार। नहीं नहीं, परनविस। वैसे तो तीनों का हेड शहनाई मंडी को बनाया जा सकता है, लेकिन यूं अलग अलग इनके हैं। परनविस, परनविस, ठीक है। और ये जो दास दासियों और घोड़ों का जो बाजार है, ये राज्य के नियंत्रण में है, स्टेट के कंट्रोल में है, ये राज्य के नियंत्रण में है, राज्य के नियंत्रण में है, ठीक है, राज्य के नियंत्रण में। अब देखिए, ये जो बाजार है गला बक्सी का बाजार, इसमें बराबर आपूर्ति होनी चाहिए, ये बात देख रहा है अलाउद्दीन कि इसमें क्या होना चाहिए, बराबर आपूर्ति होनी चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि मार्केट में मांग ज़्यादा हो जाए और वहाँ पे सप्लाई कम हो, तो समस्या गड़बड़ हो सकती है। तो अनाज व्यापार में तो ये बात ध्यान रखी जा रही है। अब यहाँ पे कुछ अलग बात ध्यान रखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आप चीज़ें देखिए, सूखे मेवे, कपड़े, और कपड़े में भी खुजे दिल्ली, अर्थात दिल्ली का रेशमी कपड़ा, किरपास, यानी आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं तो पैसे दीजिए। यानी यहाँ पर जो व्यापारी है वो खुद कम काम करना चाहते हैं, इसलिए अलाउद्दीन इस व्यापार को स्वयं बढ़ावा देता है। और सब्सिडी युक्त बाजार था ये, राज्य छूट देता है इसको, कि व्यापारियों को ये कहता है कि आपको तो बराबर पैसा मिल जाएगा, जनता को छूट दे रहा है, यानी उनको प्रोत्साहन दे रहा है कि आप खरीदिए। इसलिए अगर ये प्रश्न बनता है कि सब्सिडी युक्त कौन सा बाजार था, तो ये सराय ए अदल था, क्योंकि यहाँ पे जो कपड़े आ रहे हैं, एक टंके से लेकर 10,000 टंके तक के कपड़े आते थे। अभी रानियां कपड़ा पहनती है, महंगे तो पहनेगी, वो पोशाकें पहनती है, यानी एक टंके से लेकर 10,000 टंके तक के वैल्यू के कपड़े यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। और व्यापारियों को अग्रिम धनराशि दी जाती है कि व्यापार बाद में करिए, आप पहले पैसे लीजिए और आप अपनी व्यवस्था मैनेज करिए, ताकि व्यापारी खुद प्रोत्साहित हो कि मुझे ये व्यापार करना है। यानी इस व्यापार में आपको दोनों ही रूप क्या दिख रहा है, व्यापारियों के हित में काम हो रहा है, उनको अग्रिम धनराशि देकर प्रोत्साहित किए जा रहे हैं, साथ में छूट भी दी जा रही है। और ज़्यादातर यहाँ पर मुल्तानी कपड़ा मंगाया जाता था। कौन सा कपड़ा? मुल्तानी कपड़ा। और दिल्ली में जो कपड़ा बिकता है वो एक तो है किरपास और एक है आपके खुजे दिल्ली, ठीक है। और ये जो बाजार है इसमें मध्यस्थों की भयंकर भूमिका थी इस समय। दास दासियों को बहुत बड़े बड़े व्यापारी बाहर से खरीद कर लेके आ जाते थे और यहाँ पर भारी मूल्य पर इनको बेचते थे। भाई मानव व्यापार हो रहा था उस समय, तो भारी मूल्य पर इनको बेचा जाता था। तो राज्य ने कहा कि अब यहाँ मध्यस्थ होंगे ही नहीं, व्यापारी भी नहीं होंगे, अब ये सीधा किसके कंट्रोल में होगा? राज्य के कंट्रोल में होगा। जैसे कर वसूलने का काम हो रहा है वैसे ही अब इनको बेचने का काम भी राज्य खुद करेगा। इसलिए देखिए दोनों में हेड आ रहे हैं, इसमें कोई हेड नहीं है। और तो और इसको बढ़ावा देने के लिए अग्रिम धनराशि भी दे रहा है, एडवांस वेतन दे रहा है कि आप काम करिए, सब्सिडी दे रहा है, सब्सिडी युक्त मार्केट बना रहा है, लेकिन ये पूरा खुद कंट्रोल में ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो बड़े व्यापारी है वो भयंकर मध्यस्थ की भूमिका में थे और बहुत मुनाफा कमाते थे, इस वजह से ये राज्य के नियंत्रण में है, ठीक। अब ये शहनाई मंडी है। अब इस शहनाई मंडी में क्या करना है, इसके काम देखने। अभी तक आपने क्या क्या लिखा है? हाँ, ये लिख लिया, तीनों राज्य के नियंत्रण में लिख लिया, ठीक है। अब लिखिए शहनाई मंडी के कार्य। हाँ, इसके नीचे लिख लो।
एक्चुअल में स्ट्रक्चर बड़ा है तो आपको अलग अलग लिखना ही पड़ेगा। शहनाए मंडी के कार्य लिखिए आप। शहनाए मंडी के कार्य। वस्तुओं की कीमत किस्म के आधार पर, वस्तुओं की कीमत किस्म के आधार पर निर्धारित करना, किस्म के आधार पर निर्धारित करना, ठीक। और ये कार्य सुल्तान की अनुमति से करना, 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 ठीक। आगे लिखिए। व्यापारियों का पंजीकरण करना, व्यापारियों का पंजीकरण करना, पंजीकरण करना, पंजीकरण करना, पंजीकरण करना। कौन सी दुकान, कौन सी दुकान, कौन सी दुकान किस व्यापारी को मिलेगी, किस व्यापारी को मिलेगी, किस व्यापारी को मिलेगी, ये तय करना, ये तय करना, ये तय करना, ये तय करना। अब देखिए, मैंने कहा ना कि इस टाइप का एक रजिस्टर बनता है, XYZ, कुछ भी PQRZ कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए कि दुकान का ये हिस्सा P नाम के व्यापारी को मिल गया है, तो P नाम के व्यापारी के नाम पर ये दुकान अलॉट भी हो गई है और पंजीकृत भी हो गई है। अब ये P नाम का व्यापारी यहाँ पर ठेला लेके खड़ा नहीं हो सकता है, वहीं पर जाना है इसको, और वहाँ की जो जो लिमिटेशन बनाई गई है वो उसको फॉलो करनी है। और अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ हुई तो राज्य सजा देगा। और ये काम कौन कर रहा है? शहनाए मंडी कर रहा है। पूरा मार्केट है, गलियां हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, और पूरी दुकानों में किस दुकान में कौन व्यक्ति जाएगा ये तय कौन कर रहा है? शहनाए मंडी कर रहा है। व्यापारी का नाम आ रहा है, उसका पता आ रहा है, दुकान का पता, दुकान का नाम, दुकान की संख्या सब रजिस्टर में मेंटेन हो रही है, और यही आगे फॉलो होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये काम किसका है? शहनाए मंडी का है। तो इसमें 2-4 लाइनें और लिखिए। शहनाए मंडी, शहनाए मंडी, शहनाए मंडी, शहनाए मंडी सभी दुकानों की निगरानी करता है, सभी दुकानों की निगरानी करता है, निगरानी करता है, निगरानी करता है। और व्यापारी, व्यापारी, व्यापारी का नाम, व्यापारी का नाम, व्यापारी का नाम, दुकान की संख्या, दुकान की संख्या, व दुकान का पता, दुकान का पता रजिस्टर में लिखता है, दुकान का पता रजिस्टर में लिखता है, रजिस्टर में लिखता है, लिखता है। इसी में और लिख लीजिए। बाद में सभी व्यापारियों को इसी पंजीकरण के तहत काम करना है, इसी पंजीकरण के तहत काम करना है, इसी पंजीकरण के तहत काम करना है। पंजीकरण के तहत काम करना है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हो रहा है? ये किसान है, किसान से माल कौन ले रहा है? बंजारा।
और कहाँ जा रहा है? व्यापारी के पास। और व्यापारी से सामान कहाँ आ रहा है? लोगों के पास। सेना प्लस अन्य लोग, भी बाजार में तो सभी खरीदेंगे, मुख्य रूप से किसके लिए हो रहा है? सेना के लिए हो रहा है। यहाँ पहले बहुत सारे मध्यस्थ थे, जो ज़्यादा देता किसान उसको दे देता, है ना। किसी व्यक्ति ने ये कहा कि यहाँ से कोई किसान है जो गेहूं बेच रहा है और 8 क्विंटल में कोई बंजारा ले रहा है, 8 क्विंटल 1000 रुपये में ले रहा है, और कोई व्यक्ति इसको 1200 रुपये देने वाला आ गया तो क्या करेगा? वो 1200 वालों को दे देगा। लेकिन अब ये सिस्टम ख़त्म हो रहा है कि आप किसी को भी नहीं दोगे, आपको किसको देना है? बंजारे को। और इन सब का पंजीकरण होगा। बंजारा पंजीकृत है, व्यापारी पंजीकृत है, दुकानें पंजीकृत है और अलॉट की गई है, संख्या लिखी गई है, पता लिखा गया है, और ये कहा गया है कि इतना ही भंडारण करना है, ज़्यादा खरीद के भी नहीं रखना है। ये भी तय किया गया है कि एक दुकानदार कितना लेगा, ये भी उस रजिस्टर में मेंटेन हो रहा है। उसका भंडारण क्षमता कितनी होगी ये रजिस्टर में लिखी हुई है, इससे ज़्यादा भंडारण नहीं होना चाहिए, इतना तो बेचना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बेच पाओगे। ये सारी लिमिटेशन निर्धारित हो रही है और ये सब कौन कर रहा है? शहनाए मंडी। आपको समझ में आ रही है? ये बहुत हार्ड है व्यवस्था, स्ट्रक्चर बहुत हार्ड है इसका। एक तो इतिहास पहली बार पढ़ना, ऊपर से आप बहुत सारे लोग दूसरे सब्जेक्ट के भी हो, है ना। कोई इकोनॉमिक्स का है, कोई ज्योग्राफी का है, कहाँ हिमालय पर्वत पढ़ते थे और ये, है ना, कोई राजनीति का है, कहाँ आर्टिकल पढ़ रहे थे, ये बीच में कौन आ गया। और तो और जो हिस्ट्री का है उसके लिए भी खतरनाक है, नहीं है क्या? खतरनाक है ना, व्यवस्था ही खतरनाक है, राजा खतरनाक, व्यवस्था खतरनाक, है ना। समझ में आ रही है ना? मरी मरी आवाज में मत बोलो। हाँ हाँ, मुझे पता चलना चाहिए कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपके समझ में आ रही है ना। इसीलिए इस व्यवस्था को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। 2 बार समझाया, तीसरी बार फिर समझा रही हूँ, चौथी बार लिखा रही हूँ, और 5वीं बार तो घर जाके ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। बार बार इसका रिवीजन करना, यहाँ से सवाल आते हैं। और मेंस में अगर सीधा प्रश्न आ सकता है, बाजार व्यवस्था के बारे में टिप्पणी करिए 250 शब्दों में, कैसे करोगे? ये व्यवस्था है, आ सकता है ना प्रश्न, तो सीधा का सीधा प्रश्न आ सकता है ऐसा। इसीलिए इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इस व्यवस्था पर। हाँ, ये पंजीकृत, दुकान पंजीकृत, पता लिखा हुआ है, कितना बेचना है और कितना ज़्यादा नहीं बेचना है, ये सारी बातें लिखी हुई है। और पंजीकरण कौन कर रहा है? शहनाए मंडी कर रहा है, ठीक है। ये 2 लाइनें पहले और लिखिए। अच्छा, सामान किससे जाएगा? परिवहन का साधन किसका है? राज्य का है। लिखिए, किसानों के ऊपर, हाँ इसमें लिखना है अभी आपको, किसानों के ऊपर, हाँ हाँ हाँ, किसानों के ऊपर बाध्यता थोप दी गई, बाध्यता थोप दी गई कि जरूरत से ज़्यादा धान अपने पास नहीं रखेंगे, जरूरत से ज़्यादा धान अपने पास नहीं रखेंगे, वह पंजीकृत बंजारे को बेचेंगे, पंजीकृत बंजारे को बेचेंगे तथा पंजीकृत बंजारा पंजीकृत व्यापारी को बेचेगा, पंजीकृत व्यापारी को बेचेगा और पंजीकृत व्यापारी
पंजीकृत व्यापारी न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा के तहत, न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा के तहत माल बेचेगा। यानी इतना तो बेचना ही है और इससे ज़्यादा नहीं बेचना है, माल बेचेगा। ठीक है, अगर नहीं बेचा तो पता कैसे चलेगा? देखिए, केवल सेना या मंडी के ऊपर भी निर्भर नहीं है वो, और क्या काम कर रहा है कि ये सूचना कौन कौन देंगे। एक तो बरीद देगा, 2 मिनट सुन लीजिए, ब्रेक दे दूंगी अभी। बरीद यानी गुप्तचर है, ये देगा। मुनिहान ये व्यक्तिगत गुप्तचर है, ये देगा। और कुछ और छोटे मोटे कर्मचारी लगा रखे हैं, ये सब पूरे दिन मार्केट में घूमते रहते हैं, भेष बदल कर घूमते रहते हैं। अलाउद्दीन स्वयं भेष बदल कर जाता था, इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं हुई। हालांकि अकबर भी जाता था, अकबर तो भेष बदल कर जाता था, इस कारण से इतिहासकारों ने उसे जगदीश कहा, पता नहीं कब प्रकट हो जाए, है ना। तो ये काम अलाउद्दीन भी कर रहा है, लेकिन अकबर जाता था, उसकी ज़्यादा चर्चा हुई, इसकी थोड़ी कम चर्चा हुई है। इसके बारे में यही कहा जाता है कि बरीद जाते थे, मुनिहान जाते थे, और इसके अलावा ये सेना ए मंडी खुद जाकर सूचना देता था, और कई बार अलाउद्दीन खुद भी आ जाता था। यानी कहीं पर भी गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। गुप्तचर पूरे दिन मार्केट में घूमते रहते थे और किसी दुकानदार से जाकर किसी भी वस्तु की कीमत पूछते रहते थे। अगर दुकानदार ने गलत बता दी, दुकानदार गया। बात समझ में आ रही ना। और रोज शाम को जाकर ये सूचना किसको देनी है? सुल्तान को देनी है। ठीक है,